नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी प्रिपरेशंस बहुत बहुत अच्छी चल रही होंगी। एमसीक्यूज के मॉक टेस्ट आप लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं और आज 14 मार्च है। इस 14 मार्च की तारीख को मैं आपके साथ मॉक टेस्ट नंबर 8 लेके आ रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने 7 मॉक टेस्ट किए हैं एंड 7 मॉक टेस्ट के अंदर अगर आपको कोई डाउट रहा है तो आप मेरे से ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे नीचे ये जो लाइन, रेड कलर की लाइन स्क्रॉल कर रही है, यहाँ पे मैंने आपको अपने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। मैंने अपने दोनों मोबाइल नंबर्स आपको दिए हुए हैं। ये दोनों मोबाइल नंबर्स मेरे पास होते हैं। आप इन दोनों मोबाइल नंबर्स पे कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए मेरे बेटा, आज की इस क्लास को स्टार्ट करें जिसके अंदर हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 8 करेंगे और कल 15 तारीख को फिर हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 9 भी डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से करते करते डेली बेसिस के ऊपर 25 मॉक टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट करने हैं। लेट अस स्टार्ट विद मॉक टेस्ट नंबर 8 एंड हियर वी गो। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपको दिखाई दे रहा है बड़े अच्छे से। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर जे इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही इज एम्प्लॉयड ऑन एन इंडियन शिप। मेरे बेटा, पहली चीज आपको जो समझनी है वो ये है कि ये इंडियन शिप लिखा हुआ है। अगर इंडियन शिप लिखा हुआ है तो उसका एक सीधा सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सेप्शनल केस अप्लाई होगा। अगर आप याद करें तो हम लोगों ने सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस की बेसिक कंडीशंस पढ़ी थी। जो सेकंड बेसिक कंडीशन है जिसके अंदर 60 डेज का स्टे होना चाहिए, उस सेकंड बेसिक कंडीशन के हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। जैसे अगर कोई इंडिया से बाहर गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर कोई इंडियन शिप के ऊपर सवार होकर इंडिया से बाहर गया है एज ए स्टाफ मेंबर, एज ए क्रू मेंबर, और तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है या तीसरा एक्सेप्शन केस हमारे पास आता है जहां पे कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए अगर इंडिया से बाहर जा रहा है तो इन, या फिर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हुए इंडिया में आ रहा है, तो ये 3 कंडीशन हमारे पास आ गई। यहां पे शिप वाली कंडीशन गिवन है, एक्सेप्शन केस है, 60 दिन वाली कंडीशन आपने चेक नहीं करनी है। 182 से ज्यादा या 182 के बराबर है तो रेजिडेंट, 182 से कम है तो नॉन रेजिडेंट, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द असेसमेंट इन 1920 प्रीवियस ईयर 1819 ही लीव्स फॉर जर्मनी ऑन 15 सितंबर 2018। 15 सितंबर 2018। तो अब 15 सितंबर 2018 के लिए आपको 15 सितंबर 2018 तक आपको चेक करना होगा उसके नंबर ऑफ डेज। मेरे बच्चे याद रखिएगा, हमारे पास एक रूल नंबर 126 है और उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर जा रहा है एज ए स्टाफ मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, तो उस सिचुएशन में द डे ऑफ डिपार्चर या डे ऑफ साइनिंग द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इज टू बी काउंटेड एज स्टे आउटसाइड इंडिया। आगे बढ़ते हैं। He did not return during the year. He has been a non-resident during past 3 years. Earlier to that, he was permanently in India for the assessment in 1920, previous year 1819. Mr. J shall be. मेरे बेटा फिर से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। इस वजह से 15 सितंबर को मैं इंडिया में ही काउंट करूंगा। अगर एग्जामिनर कहता कि 15 सितंबर 2018 को उसने कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन कर दिया तो मैं 15 सितंबर को इंडिया में काउंट ना करता। तो मेरे पास यहां पे कितने डेज आ रहे हैं, ध्यान से कीजिएगा। मेरे पास आ रहे हैं अप्रैल के 30 डेज, अप्रैल के बाद मई के मेरे पास है 31 डेज, जून के मेरे पास है 30 डेज, जुलाई के मेरे पास है 31 डेज, अगस्त के मेरे पास है 31 डेज एंड सितंबर के मैं लूंगा 15 दिन। आई टेक 15 डेज फॉर सितंबर। जब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो इन सबको ऐड करके मेरे पास टोटल आ जाता है 168 डेज, क्योंकि यहां पे स्टे 168 डेज का है जो कि 182 डेज से कम है। इस वजह से ही विल बी अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो माय आंसर विल बी सी, ही इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ेंगे। As per section 80A, the aggregate of all deductions from section 80C to 80U cannot exceed.
सेक्शन 80A हमें यह बताता है कि 80C से लेके 80U तक के सारे डिडक्शंस का जो अमाउंट है वो कभी भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता. It can be equal to or it can be less than the amount of GTI, but it can never ever exceed GTI. और उसके अंदर भी एक बात का ध्यान रखिएगा, ये पहले आंसर मार्क कर लेना, आंसर आएगा ए. उसके अंदर भी एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप डिडक्शंस का अमाउंट कभी भी लेस नहीं कर सकते फ्रॉम योर कैजुअल इनकम्स या कैपिटल गेन्स की इनकम्स. हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो नॉर्मल होता है वहां से आप लेस कर सकते हैं, लेकिन बाकी स्पेशल इनकम से आप कभी भी उसे लेस नहीं कर सकते. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. For claiming deduction of interest under section 80E, the loan should be taken for doing. मेरे बेटा 80E सेक्शन हमें बताता है कि अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तो एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस इंटरेस्ट अमाउंट का आपको डिडक्शन मिलेगा लगातार 8 सालों तक. जितना इंटरेस्ट आपका 8 सालों में बनेगा उसका आपको डिडक्शन मिलता रहेगा. ये एजुकेशन लोन आप ले सकते हैं for any kind of studies. It may be your regular studies, it may be your vocational studies, it can be part-time studies. So answer for 3 will be for all of the above या for any of the above. आप लोन ले सकते हैं वोकेशनल स्टडीज के लिए, पार्ट टाइम स्टडीज के लिए, फुल टाइम स्टडीज के लिए, आप सबके लिए लोन ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. द स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लॉज ए इज नॉट अलाउड फ्रॉम. मेरे बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन कहां से नहीं मिलता है, याद रखिएगा कहां से मिलता है, सैलरी की इनकम से मिल जाता है. अब कहां से नहीं मिलता है वो भी समझ लेते हैं. सैलरी इनकम से मिल जाता है, लेकिन फैमिली पेंशन, क्योंकि फैमिली पेंशन का पैसा सैलरी के चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि फैमिली पेंशन का पैसा टैक्सेबल होता है जिसको मिला है अंडर चैप्टर ऑफ अदर सोर्सेज सेक्शन नंबर 56 में. इस वजह से फैमिली पेंशन में से आप कभी भी लेस नहीं करेंगे द अमाउंट ऑफ योर स्टैंडर्ड डिडक्शन. तो आप लेस कर सकते हैं कम्यूटेड पेंशन से, आप लेस कर सकते हैं नॉन कम्यूटेड पेंशन से, लेकिन आप कभी भी लेस नहीं कर सकते फ्रॉम द अमाउंट ऑफ योर फैमिली पेंशन. सो आंसर विल बी बी, फैमिली पेंशन. क्वेश्चन नंबर 5. An assessee is following cash basis of accounting as per section 145. What's the status of deduction of depreciation under section 32? मेरे बच्चे याद रखना, यहां पे सेक्शन 145 आपको ऑप्शन देता है, आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हो, आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हो. जो भी काम करो वो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर करना. साथ साथ में अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन क्लेम करना फिर भी आपके लिए मैंडेटरी रहेगा. अगर आपका आर्गुमेंट ये हो कि साहब डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम होता है, तो हम तो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को शो नहीं करना, तो ये आर्गुमेंट जस्टिफाइड नहीं माना गया है हमारे कानून के अंदर. डेप्रिसिएशन तो हर सिचुएशन में आपने लेस करना ही करना है. So answer is कि he can claim depreciation even if it is a non cash item. एक चीज का मैं और आपको बात बता रहा हूं मेरे बच्चे, याद रखिएगा, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को नोट्स के अंदर लिखवाया भी हुआ है. डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है. पहली मेन जरूरी बात जो है, अगर कोई एसएससी डेप्रिसिएशन क्लेम करना मिस कर देता है तो फिर असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका डिडक्शन दे दें. दूसरी बात, जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग रूल 5 के अंदर पढ़े थे, वो रेट्स आर नॉट द फाइनल रेट्स, दे आर द मिनिमम रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन. कम से कम उतने पे तो डेप्रिसिएशन लगाने ही लगाना है. उदाहरण के तौर पे कंप्यूटर के ऊपर 40% होता है, तो 40% तो मिनिमम डेप्रिसिएशन लगाने ही लगाना है. ज्यादा लगाना चाहते हो वो भी पॉसिबल है, बस आपको अपने एसेट का रीवैल्यूएशन करवाना होगा. ये सारी बातें क्लास के अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करी है अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ. क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है. क्वेश्चन 6 कहता है, ऑन 1 जून 2018 मिस्टर जे हैज ट्रांसफर्ड हिज वैकेंट लैंड टू मिस्टर डी फॉर द अमाउंट ऑफ 12 लाख रुपए. तो उसने अपनी जमीन बेची है 12 लाख रुपए की जून 2018 के अंदर. द लैंड वॉज एक्वायर्ड ऑन सितंबर 2015 फॉर 3 लाख रुपए. मेरे बेटा याद रखिएगा, जून 18 और सितंबर 15 इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड है वो 24 महीने से ज्यादा है.
मैं 24 महीने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे वर्ड लैंड लिखा हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए भी ऑलवेज टेक द टाइम पीरियड टू बी एज 24 months एंड नॉट 36 months. The land was acquired on 1st September 2015 for 3 lakh rupees. If indexation is applied, the indexed cost of acquisition will be 3,30,000 रुपए। अगर इंडेक्सेशन कर दिया तो 3,30,000 रुपए। मेरे बेटा याद रखना, अगर वाली कोई बात नहीं है, इंडेक्सेशन तो करना ही करना है क्योंकि ऐसा लॉन्ग टर्म नेचर का है। द टैक्सेबल कैपिटल गेन्स वुड बी, वो पूछ रहा है टैक्सेबल कैपिटल गेन्स कितना होगा, तो दो बातें ध्यान रखिएगा। पहला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा, शॉर्ट टर्म नहीं होगा। और दूसरा, 12 लाख का जो सेल कंसिडरेशन है उसमें से 3,30,000 रुपए का आप कॉस्ट को लेस करेंगे तो 12 लाख माइनस 3,30,000 विल गिव मी 8,70,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट है? आपसे ये पूछा जा रहा है क्या करेक्ट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ओनली, बिल्कुल ठीक बात है, ये 100% ठीक बात है। सेक्शन नंबर 71 जो है वो इंट्रा हेड सेटअप के बारे में बात करता है, तो दिस इज सेक्शन नंबर 71। और उससे पहले सेक्शन नंबर 70 इंट्रा हेड के बारे में बात करता है। मेरे बेटा इंट्रा हेड सेटअप के एक्सेप्शनल केसेस जो है उसके अंदर हम लोग ये वाला डिस्कशन करते हैं। इसमें आप सेक्शन 71 मत लिखिएगा, सेक्शन 71 जो है वो इंटर हेड एडजस्टमेंट का है, वो मत लिखिएगा, लेकिन आप सेक्शन नंबर 70 जरूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड विद डिपॉजिटरी इज टू बी कंप्यूटेड बाय। मेरे बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में हमें सेक्शन नंबर 49 के अंदर दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में सेक्शन 49 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई शेयर्स ऐसे हैं जो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म के अंदर आपने रखे हुए हैं, डीमैट फॉर्म में रखे हुए हैं, तो याद रखिएगा डीमैट फॉर्म आपके पास या डीमैट शेयर्स आपके पास खुद के पास नहीं होते, आपके बिहाफ पे एक डिपॉजिटरी उसे होल्ड कर रहा होता है। आप डिपॉजिटरी को कहते हैं कि साहब ये शेयर्स बेचो या ये शेयर्स खरीदो, तो डिपॉजिटरी आपके बिहाफ के ऊपर काम कर रहा होता है। साथ साथ में याद रखिएगा डिपॉजिटरी जब भी आपके बिहाफ पे शेयर्स को बेचेगा तो फिर उसमें जो सिस्टम फॉलो होगा वो होगा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन जो सबसे पुराना शेयर है पहले उसको बेचा जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट हम लोग फॉलो करेंगे और उस सीरीज में आपने यहां पे लिखना है 8 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर अ साइंटिफिक रिसर्च एसेट इज सोल्ड। साइंटिफिक रिसर्च एसेट है, याद रखना बेटा साइंटिफिक रिसर्च एसेट में आपने सेक्शन नंबर 35 के हिसाब से उसकी कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया होगा। जब आपने उसकी कॉस्ट को डेबिट कर दिया तो उसकी बैलेंस शीट वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू बिकम्स 0। आगे बढ़ते हैं। Whereas scientific research asset is sold after having been used for the purposes of scientific research, then the sale price up to the cost of acquisition, the sale price up to the cost of acquisition। मेरे बेटा cost of acquisition को तो सेक्शन 35 के हिसाब से पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो जितना हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया उतना ही पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट भी होगा। ये बात अकाउंट्स में भी हम लोगों ने सीखी हुई है, मैचिंग प्रिंसिपल जिसे हम लोग बोलते हैं। तो सेक्शन नंबर 41 सब सेक्शन 3 के हिसाब से आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। कितना क्रेडिट करेंगे? जितना डेबिट किया था। मान लीजिए आपका सेल प्राइस कॉस्ट से ज्यादा हो जाए, अगर आपका सेल प्राइस कॉस्ट से ज्यादा हो जाए तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहा जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा अमाउंट की बात नहीं हो रही है, इस क्वेश्चन में वो साफ साफ कह रहा है अप टू। अगर अप टू है तो फिर जितना भी पैसा आपको मिल रहा है सेल प्राइस में, दैट विल बी टैक्सेबल एज अ बिजनेस इनकम। मैंने आपको सेक्शन में लिख के दे दिया, सेक्शन 41 सब सेक्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मिस्टर जे हैज रिसीव्ड 90,000 रुपीज इन मई 2018 टुवर्ड्स अ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी है और अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी पे उसको, अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी पे उसको पैसा मिल रहा है। अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी पे पैसा मिल रहा है कितना? 90,000 रुपए का इन मई 2018।
टूवर्ड्स द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड एंड व्हिच वाज डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल एंड इन द ईयर 2016-17। तो 2016-17 में ये 90,000 का पैसा एक्चुअल एंड कैलकुलेट करते समय लेस हो चुका है। इस साल वो आप पैसा रिकवर कर रहे हैं। जब आप पैसा इस साल रिकवर करेंगे तो सेक्शन 25A अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 25A कहता है कि अनरियलाइज्ड रेंट में से आप 30% का पैसा लेस करके बाकी के पैसों को टैक्सेबल कर दें। ये जो 30% हम लोग लेस कर रहे हैं, इस 30% के बाद किसी और प्रकार का कोई भी खर्चा लेस करना अलाउ नहीं किया जाएगा। ना तो आप कोर्ट कचहरी के खर्चे लेस करेंगे, ना आप वकालत के खर्चे लेस करेंगे, आप किसी प्रकार का कोई भी खर्चा लेस नहीं कर सकते क्योंकि आपको 30% का डिडक्शन मिल चुका है। तो आंसर मेरे क्या होगा, 90,000 का 30%, 9 3 27, 27,000 पे, 90,000 पे से 27,000 पे जाएगा। तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन देन द आंसर विल बी 63,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, मिस्टर जे हु क्लेम्ड एग्जेम्पशन ऑफ ग्रेच्युटी इन द पास्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 2,50,000 पे वॉज इंटाइटल्ड टू द ग्रेच्युटी फ्रॉम द प्रेजेंट एंड द सेकेंड एम्प्लॉयर अमाउंटिंग टू 20 लाख रुपीज। एग्जामिनर यहां पे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसको पहले पुराने एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी मिली थी जिसमें से उसने 2,50,000 रुपए का एग्जेम्पशन ले लिया था। अब वो सेकंड एम्प्लॉयर से रिटायर हो रहा है, दूसरी बार अपनी लाइफ में रिटायर हो रहा है, जहां पे उसको सेकंड एम्प्लॉयर से फिर से ग्रेच्युटी मिल रही है और इस बार उसको जो ग्रेच्युटी मिल रही है वो 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिल रही है। गुड, फेयर इनफ, आगे बढ़ते हैं। वो कहता है बोथ ऑफ द एम्प्लॉयर्स आर कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो पहले वाला एम्प्लॉयर भी और ये वाला एम्प्लॉयर भी, दोनों एम्प्लॉयर ऐसे हैं जो कि ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है। मिस्टर जे शैल बी इंटाइटल्ड टू द एग्जेम्पशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ, मेरे बच्चे याद रखिएगा, मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी यहां पे करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि अगर पिछला एम्प्लॉयर भी कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है, करंट एम्प्लॉयर भी कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों एम्प्लॉयर का मिला के जो ग्रेच्युटी का एग्जेम्पशन होगा वो 20 लाख रुपए का होगा। इसी प्रकार से लीव इनकैशमेंट के अंदर भी पिछले और करंट एम्प्लॉयर का मिला के एग्जेम्पशन 3 लाख रुपए का होगा। तो ये कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में लिखवाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की केसेस के नाम भी लिखवाए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की केस को ध्यान में रखते हुए अब 20 लाख रुपए की जो एग्जेम्पशन है ये पूरी लाइफ की एग्जेम्पशन है। अगर 20 लाख रुपए में से 2,50,000 की एग्जेम्पशन वो ऑलरेडी पहले क्लेम कर चुका है, तो अब वो क्लेम कितना कर पाएगा, अब वो क्लेम 20 लाख नहीं कर पाएगा, अब वो क्लेम करेगा 17.5 लाख रुपए, क्योंकि 20 लाख का एग्जेम्पशन तो ऑलरेडी पहले ले चुका है 2,50,000 का। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, Which of the following are allowed as deduction while computing the business income? business income कैलकुलेट करते समय आप क्या क्या लेस कर सकते हैं। मेरे बच्चे याद रखिएगा, सेक्शन आया था सेक्शन 40 सब सेक्शन ए, और ये सेक्शन 40 सब सेक्शन ए ने हमें बताया था कि अगर आपने खर्चे, कौन कौन से खर्चे ऐसे जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आप डेबिट नहीं कर सकते हैं, और वहां पे बताया था कि सभी प्रकार के डायरेक्ट टैक्सेस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, रीजन मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, डायरेक्ट टैक्सेस आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। बिकॉज डायरेक्ट टैक्सेस आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, बिकॉज दे आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, आप उनको लेस नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको इसका रीजन भी दे दिया, सेक्शन भी दे दिया। मेरे बेटा यू प्लीज अप्रिशिएट कि मैं आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूं, सेक्शन भी बता रहा हूं, रीजनिंग भी आपको दे रहा हूं। आई थिंक इससे आपके पूरे सब्जेक्ट की रिवीजन भी अच्छे से हो रही होगी। आप सबसे एक रिक्वेस्ट, आप प्लीज ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज एक बार नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों यारों को बताइए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरीके के और मैं अलग अलग तरह के वीडियोस आपके एग्जाम तक पोस्ट करता रहूंगा। आइए अभी हम लोग यहां से और आगे बढ़ते हैं और जीएसटी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 2 नंबर वाले इनकम टैक्स के क्वेश्चंस हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं। अब देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सीएमए के इंटर एग्जामिनेशन का है।
इसको सीए में भी हम लोग कर सकते हैं, सीए में आ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे। कहता है रिबेट फ्रॉम टैक्स। अच्छा, उससे पहले ऊपर देखिए क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है उससे पहले मैच द फॉलोइंग। आपने मैचिंग करनी है तो 5 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है और ABCDE 5 पॉइंट्स वहां पे गिवन है, आपने पॉइंट्स की मैचिंग करनी है। ध्यान से करिएगा मैचिंग। रिबेट फ्रॉम टैक्स, रिबेट फ्रॉम टैक्स सेक्शन 87A होता है और रिबेट का अमाउंट होता है मैक्सिमम 2500 रुपए। तो हम लोग कर रहे हैं 1 को मैच कर रहे हैं किसके साथ, 1 को मैच कर रहे हैं हम लोग E के साथ। ठीक है जी, तो मैं यहां पे ऐसे टिक मार्किंग कर देता हूं, 1 इज मैचिंग विद E। ठीक है जी, कलर चेंज कर दूंगा इसके बाद में। द टैक्स रिटर्न इज टू बी वेरीफाइड बाय होम। टैक्स रिटर्न किसने वेरीफाई करनी है भाई, टैक्स रिटर्न वेरीफाई करने के लिए हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 140, सेक्शन 140। उसके बाद हमें यहां पे दिया हुआ है द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग यूज करते हैं रूल नंबर 5। उसके बाद दिया हुआ है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं सेक्शन 44 AD। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट हमें दिया हुआ है अमाउंट 1,25,000 रुपए का, तो 1,25,000 रुपए का अमाउंट हम लोग 80U सेक्शन के अंदर यूज करते हैं। तो देखिएगा मैंने डिफरेंट कलर ऑफ पेन यूज करते हुए मैच द फॉलोइंग आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज विच इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट 1, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। बिल्कुल ठीक बात है, और मैंने आपको यह बात सिखाई भी थी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर है, उसको याद करने का तरीका ले लो। मैंने आपको सिखाया भी था तरीका क्या है। तरीका यह है, सुन लेना, तरीका यह है कि एक अंग्रेजी भाषा में सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैंने कहा जसप्रीत सिंह जौहर इज एम्प्लॉय ऑफ ज्ञान गुरुकुल लिमिटेड, या फिर दूसरा सेंटेंस बोलता हूं जसप्रीत सिंह जौहर इज एम्प्लॉय फॉर ज्ञान गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड। अब ऑब्वियस सी बात है, जब अंग्रेजी भाषा में हम लोग ऐसे लिखेंगे एम्प्लॉय ऑफ या एम्प्लॉय फॉर, तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉय फॉर तो गलत ही होता है, एम्प्लॉय ऑफ ठीक होता है। जैसे एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉयर होता है, तो वहां से सीखने का तरीका मैंने आपको दे दिया कि आप मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज होता है। तो इट इज ऑलवेज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज होगा। आगे बढ़िएगा, स्टेटमेंट नंबर 2, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है भाई। फिर स्टेटमेंट नंबर 3 पढ़ते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रोफेशनल्स, आई एम सॉरी, चलिए, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रोफेशनल्स एज अ क्लाइंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रोफेशनल्स एंड अ क्लाइंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ये स्टेटमेंट गलत है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है, 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ पार्टनरशिप फर्म्स अर्न्स एग्रीकल्चर इनकम देन। अगर पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चर इनकम कमा रही है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो एग्रीकल्चर इनकम है एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 10 क्लॉज 1 के अंदर। पार्टनरशिप फर्म ने जो पैसा कमाया वो पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर्स के लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, पार्टनर्स के लिए बिजनेस इनकम माना जाएगा, और वो पार्टनर्स के लिए भी एग्जेम्प्ट रहेगा। सो जो हमारा आंसर यहां पे आ रहा है वो है इट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द फर्म एज वेल एज इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, बट इट वुड बी इंक्लूडेड इन द अदर इनकम ऑफ द पार्टनर्स फॉर कंप्यूटिंग द टैक्स एबिलिटी। गलत। इट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द फर्म एज वेल एज इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स, but would be included in the other income of the partners for the firm and of the firm for computation of tax liability। ये स्टेटमेंट भी गलत है भाई, वो किसी की भी इनकम में इंक्लूड नहीं करना टैक्स लायबिलिटी के लिए। तो आंसर इज 1 is also incorrect and 2 is also incorrect। याद रखिएगा, स्पेशल मेथड टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी, the special method to calculate the tax liability is not applicable for partnership firm, it is applicable for the individual, Hindu unwed family, AOP, BOI, artificial judicial person, but it is not applicable for the person who is not being taxed as per slab rate। तो इस वजह से पार्टनरशिप फर्म के लिए टैक्सेबल नहीं है। इसका आंसर डी आएगा। 1 is also incorrect, 2 is also incorrect। आई थिंक बुक के अंदर आपको इसका आंसर को चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा।
नेक्स्ट जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं। जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर दैट फाइनल रिटर्न शैल बी फर्निश्ड इन, फाइनल रिटर्न का फॉर्म होता है जीएसटीआर 10, जीएसटीआर 10 फॉर्म नंबर 10 आप फाइनल रिटर्न सबमिट करते हैं। सेकेंड, द जनरेशन ऑफ ई-वे बिल इज मैंडेटरी इन केस ऑफ, ई-वे बिल की जनरेशन कब करते हैं मेरे बेटा, याद रखिएगा ई-वे बिल की जनरेशन सर्विसेज में नहीं होती है, गुड्स में होती है, और वो भी जब गुड्स की मूवमेंट होती है तब हमें ई-वे बिल जनरेट करना होता है। इट कैन बी इंट्रास्टेट, इट कैन बी इंटरस्टेट, आइदर ऑफ द केसेस। 18th, which of the following services of transportation of passengers is or are exempt from GST? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहा है मेरे बेटा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में याद रखिएगा रेलवेज की फर्स्ट क्लास एंड रेलवेज की एसी कोचेस टैक्सेबल है, एयरक्राफ्ट टैक्सेबल है, और उसके अलावा अगर आप प्राइवेट टूर्स पे जा रहे हैं तो वो टैक्सेबल है। उसके अलावा तो जनरली सब कुछ एग्जेम्प्ट है। हम लोगों ने पढ़ा था इसको बहुत डिटेल में। जनरली आमतौर पर सब कुछ एग्जेम्प्ट रखा गया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है आमतौर पर यूज होने वाले सब एग्जेम्प्ट हैं। तो मेट्रो एग्जेम्प्ट है, इनलैंड वाटरवेज एग्जेम्प्ट है, ऑटो रिक्शा भी एग्जेम्प्ट है, ई रिक्शा भी एग्जेम्प्ट है। तो आंसर आ गया ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ एग्जेम्प्ट रखा गया है जीएसटी में। क्वेश्चन नंबर 19 पर जा रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19? कहता है कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज ऑप्टिंग फॉर अ कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट टैक्स ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाई? क्या वो अपने कंज्यूमर से जीएसटी चार्ज कर सकता है? आंसर इज बिग नो, नहीं कर सकता। 20th, where the tax is levied on the reverse charge basis, the time of supply of goods shall be। याद रखिएगा, एक तो यहां पे आरसीएम की बात कर रहा है, दूसरा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात कर रहा है मेरे बेटा। जहां पे टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का है और वहां पे आरसीएम लग रहा है, गुड्स पे भी आरसीएम होता है, आपको ये पता होना चाहिए ये बात। तो वहां पे हम लोग 30 डेज वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। अगर ये आरसीएम सर्विसेज का होता तो 60 डेज वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस करी है, अगर आपने मेरे नोट्स करे तो मैं करवाता हूं 31st डे, 31वां दिन। सर्विसेज के केस में करवाता हूं 61वां दिन, 61st डे। तो यहां पे आंसर हमारे पास जो आएगा दैट विल बी डी, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सारा का सारा कंसेप्ट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग का कंसेप्ट आ जाएगा। यहां पे आरसीएम लग रहा है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कैन जीएसटी रिटर्न बी फाइल्ड विदाउट फुल टैक्स पेमेंट? बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप टैक्स की पेमेंट नहीं करेंगे जीएसटी रिटर्न सबमिट हो ही नहीं सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल ऑन द पोर्टल? प्री रिक्विजिट्स क्या है, क्या हमें चाहिए ई-वे बिल जनरेट करने के लिए? पॉइंट 1, कंसाइनर मस्ट बी रजिस्टर्ड, बिल्कुल ठीक बात। कंसाइनी मस्ट बी रजिस्टर्ड, बिल्कुल ठीक बात। एनरोलमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर ऑन द ई-वे बिल, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। दीज आर द फ्यू कंडीशंस टू जनरेट ई-वे बिल। मैंने ई-वे बिल की एक क्लास आपको करवाई है, एक ही क्लास के अंदर ई-वे बिल को मैंने कवर अप किया है और उसके अंदर ये वाले कंसेप्ट्स आपको बड़े अच्छे से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, जीजीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी इन दिल्ली इन कंपोजिशन स्कीम एंड हैज रिसीव्ड द ऑर्डर्स। याद रखिएगा, कंपोजिशन स्कीम है और वो दिल्ली में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, कंपोजिशन स्कीम है। याद रखना, कंपोजिशन स्कीम वाला इंट्रा स्टेट में काम कर सकता है, इंटर स्टेट में काम नहीं कर सकता। जीजीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी इन दिल्ली इन कंपोजिशन स्कीम and has received orders for 4 states which are mentioned below for the amount of 5 lakhs, for the amount of 6 lakhs, for the amount of 7 lakhs, for the amount of 2 lakhs respectively. Being a composition dealer, which order he can accept? मेरे बेटा याद रखिएगा, वो सिर्फ इंट्रा स्टेट के ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर सकता है। इस वजह से क्योंकि वो दिल्ली में बैठा हुआ है तो वो सिर्फ दिल्ली के ऑर्डर्स को ही एक्सेप्ट कर सकता है, बाकी वो नहीं कर सकता है। जीएसटी के 2 क्वेश्चंस 2-2 नंबर वाले हमारे सामने आ रहे हैं और इसके बाद हम लोग अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। क्या कहते हैं क्वेश्चन 24 में, क्या कहता है? कहता है मिस्टर जे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग ऑफ द गुड्स टू मिस्टर डी स्टेटिंग दैट
all expenses till the time of goods reach Mr. D shall be borne by the supplier. तो एक व्यक्ति है मिस्टर जे जो सप्लाई कर रहा है, मिस्टर डी जो रिसीव कर रहा है। सप्लायर ने रिसीवर को कहा कि साहब मैं 40,000 रुपए का माल तुम्हें दूंगा और 40,000 के अंदर सारा का सारा खर्चा भी मेरा होगा। ऑल एक्सपेंसेस विल बी borne by the supplier मिस्टर जे। ही incurred पैकिंग चार्जेस ऑफ 1,500 रुपए एंड फ्रेट चार्जेस ऑफ 4,500 रुपए फॉर ट्रांसपोर्टिंग सच गुड्स। मेरे बेटा पैकिंग का चार्जेस 1,500, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस 4,500 और लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन ऐसा समझ आ रहा है कि ये पैसा 40,000 के अंदर इंक्लूडेड होगा क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है सोल्ड एट द प्राइस ऑफ 40,000 रुपए। तो जब 40,000 रुपए के अमाउंट का बेचा है तो इसका मतलब यह हुआ कि 40,000 रुपए के अमाउंट, सुन लेना, 40,000 रुपए का अमाउंट ऑलरेडी उसके अंदर और ये खर्चे इंक्लूड करने के बाद ही सेल प्राइस कैलकुलेट हुआ होगा। इस वजह से मैं दोबारा से इसको यहां पे ऐड नहीं कर रहा और इसी वजह से जो मेरी वैल्यू ऑफ द सप्लाई बन रही है वो मेरे लिए वैल्यू ऑफ द सप्लाई 40,000 रुपए की बन रही है। एक चीज को और ध्यान देना, अगर आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो थोड़ा सा इसमें आर्गुमेंट्स करेंगे कि नहीं सर हमें कैसे पता चल रहा है कि ये 40,000 के अंदर 4,500 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 1,500 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एग्जामिनर ने साफ सुथरा तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा और मैं इसे ऐड करना चाहता हूं। तो ऐसे सिचुएशन में आप उसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं तो उस केस में फिर आंसर हमारा आ जाएगा नन ऑफ द अबव। बट अगर आप लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो इट मेक्स थिंग्स वेरी क्लियर। लिखा हुआ वहां पे सोल्ड एट द प्राइस ऑफ 40,000 पे, सोल्ड 40,000 का बेच रहा है, इसका मतलब उसके अंदर सब कुछ ऑलरेडी शामिल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट वन फॉर दिस मॉक टेस्ट नंबर 8। कमेंट, द टैक्स ड्यू कैन बी पेड आइदर बाय कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। 100% ठीक बात है, जो टैक्स का पैसा है वो हम लोग या तो पैसे के तौर पे पे करेंगे या आईटीसी के तौर पे पे करेंगे। पॉइंट नंबर 2, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट and the payment of penalty and the payment of fees and the payment of other amounts can be paid only through the credit। नहीं बेटा, ये वाली बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आंसर इसमें आएगा डी, नहीं सॉरी, इसके अंदर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। तो 25 का आंसर विल बी ए। लो मेरे बेटा, यहाँ जाके हमारी ये मॉक टेस्ट की क्लास कंप्लीट होती है। हम लोग डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट करते रहेंगे। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी तो रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि प्लीज़ इस क्लास को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहेंगे। टिल द टाइम आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बेस्ट ऑफ लक। किसी भी तरह का कभी भी कोई भी डाउट हो, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं या आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। लव यू। बाय बाय।